अगर मैं अभी अपने हाथ से ये फ़ोन छोड़ दूँ, तो क्या होगा? वो नीचे गिरेगा। अगर मैं एक पत्थर हवा में फेंकूँ, वो वापस आएगा। अगर चाँद पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो उसकी वजह भी यही है। अगर सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, तो उसकी वजह भी यही है। और अगर पूरी मिल्की वे अपनी संरचना में बनी हुई है, तो उसके पीछे भी एक ही चीज़ है, ग्रेविटी। ये इतनी सामान्य है कि हम इसके बारे में सोचते भी नहीं। बचपन से हमें सिखाया गया ग्रेविटी प्रकृति की चार मूलभूत शक्तियों में से एक है। Strong nuclear force, weak nuclear force, electromagnetic force और gravity, चार मूलभूत शक्तियां। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि शायद इनमें से एक असल में मूलभूत है ही नहीं, और अगर वो एक शक्ति ग्रेविटी हो, रुको, इससे भी अजीब बात सुनो। आज 2036 में दुनिया के कुछ सबसे बड़े थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स एक ऐसी संभावना पर काम कर रहे हैं जो पहली बार सुनने में लगभग असंभव लगती है। क्या होगा अगर ग्रेविटी हमारे यूनिवर्स की शक्ति ही ना हो? क्या होगा अगर वो किसी ऐसी डायमेंशन से आ रही हो जिसे हम देख ही नहीं सकते? और अगर हमारी पूरी रियलिटी एक विशाल हायर डायमेंशनल स्ट्रक्चर की सिर्फ एक शैडो हो? अगर ये सच हुआ, तो स्पेस, टाइम और ग्रेविटी तीनों को हमें दोबारा समझना पड़ेगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत हायर डायमेंशन से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से रेफ्रिजरेटर मैग्नेट से। हाँ, एक साधारण मैग्नेट। अब जरा कल्पना करो, तुम्हारे फ्रिज पर लगा हुआ छोटा सा मैग्नेट कितना हल्का होता है, कुछ ग्राम। लेकिन वो एक धातु के चम्मच को आसानी से उठा लेता है। अब सोचो, उस चम्मच पर पूरी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी लग रहा है। पृथ्वी, जिसका द्रव्यमान है लगभग 5.97 गुणा 10 की बरा 30 किलोग्राम्स, यानी लगभग 6 सेप्टिलियन किलोग्राम। इतना विशाल ग्रह अपनी पूरी ग्रेविटी के साथ उस चम्मच को नीचे खींच रहा है। फिर भी एक छोटा सा मैग्नेट उसे ऊपर पकड़े रखता है। रुको, अगर ग्रेविटी वास्तव में इतनी शक्तिशाली होती जितनी हमें महसूस होती है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हर दिन होता है। यही फिजिक्स का पहला रहस्य है। ग्रेविटी वैसी नहीं है जैसी वो दिखाई देती है। अब यहाँ एक और उदाहरण देखते हैं। कल्पना करो, दो इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करती है। अब उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच ग्रेविटी भी काम करती है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने दोनों फोर्सेस की तुलना की, तो उन्हें एक ऐसा अंतर मिला जिसने दशकों से फिजिक्स को परेशान किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटी से लगभग 10 की खूद की गुना ज्यादा शक्तिशाली है। रुको, इस संख्या को महसूस करो। अगर ग्रेविटी की ताकत एक छोटे से रेत के कण जितनी हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा माउंट एवरेस्ट होगा। इतना अंतर, और किसी को नहीं पता क्यों। इसे कहते हैं द हायरार्की प्रॉब्लम। ये आधुनिक भौतिकी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है, क्योंकि अगर चारों फंडामेंटल फोर्सेस एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हैं, तो उनमें इतना असंतुलन क्यों है? स्ट्रॉन्ग फोर्स परमाणुओं के केंद्र को बांध कर रखती है। वीक फोर्स रेडियो एक्टिव डिके करवाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रसायन विज्ञान से लेकर जीवन तक सब नियंत्रित करती है। और ग्रेविटी, वो लगभग नगण्य लगती है, इतनी कमजोर कि हमें उसे महसूस करने के लिए पूरे ग्रह की जरूरत पड़ती है। लेकिन यही कहानी बदलती है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा। उन्होंने ये नहीं पूछा ग्रेविटी इतनी कमजोर क्यों है, उन्होंने पूछा क्या होगा अगर ग्रेविटी वास्तव में कमजोर है ही नहीं। रुको, अगर ग्रेविटी कमजोर नहीं है, तो वो कहाँ है? यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्रश्न है। कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक विशाल नदी बह रही है, लेकिन तुम्हें केवल उसका एक पतला सा नाला दिखाई दे रहा है। क्या इसका मतलब नदी छोटी है? नहीं, इसका मतलब तुम उसका अधिकांश हिस्सा देख ही नहीं रहे। कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं ग्रेविटी के साथ भी शायद यही हो रहा है। जो ग्रेविटी हमें महसूस होती है, वो पूरी ग्रेविटी नहीं, सिर्फ उसका बचा हुआ हिस्सा है। बाकी शायद कहीं और मौजूद है। अब सोचो, अगर ऐसा है, तो वो कहाँ जाती है? क्या वो किसी अदृश्य डायमेंशन में फैल जाती है? क्या वो हमारे यूनिवर्स से बाहर निकल जाती है? या क्या हमारा यूनिवर्स ही पूरी रियलिटी नहीं है? यही हम पहली बार हायर डायमेंशंस की दुनिया में प्रवेश करते हैं। लेकिन हायर डायमेंशन समझने से पहले
हमें एक छोटा सा प्रयोग करना होगा। कल्पना करो, एक ऐसी दुनिया जिसमें केवल 2 डायमेंशंस है, लंबाई और चौड़ाई। ऊंचाई मौजूद ही नहीं। उस दुनिया में रहने वाले जीव कभी ऊपर नहीं देख सकते, क्योंकि उनके लिए ऊपर जैसी कोई दिशा है ही नहीं। अब कल्पना करो, तुम 3 डायमेंशंस वाले इंसान उनकी दुनिया में हाथ डालते हो। उन्हें क्या दिखाई देगा? पूरा हाथ? नहीं, उन्हें केवल तुम्हारी उंगली का क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा, और वह भी अचानक प्रकट होता हुआ, फिर बड़ा होता हुआ, फिर छोटा, और फिर गायब। उनके लिए यह जादू होगा, लेकिन तुम जानते हो यह केवल एक हायर डायमेंशन का प्रभाव है। अब सबसे डरावना सवाल, क्या होगा अगर हम भी वैसे ही फ्लैट क्रिएचर्स हों? क्या होगा अगर हमारी 3 डायमेंशंस किसी और बड़ी रियलिटी की सिर्फ एक स्लाइस हो? ग्रेविटी वहीं से आ रही हो? अगर ऐसा है, तो जिसे हम फंडामेंटल फोर्स समझते हैं, वो शायद सिर्फ एक शैडो है। एक ऐसी शैडो जिसका सोर्स हम कभी सीधे देख ही नहीं सकते, और यही हमारी पूरी रियलिटी हिलने लगती है। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, अगर कल वैज्ञानिक यह साबित कर दे कि ग्रेविटी वास्तव में हमारे यूनिवर्स की शक्ति नहीं, बल्कि किसी हायर डायमेंशन की शैडो है, तो क्या आपको लगेगा कि इससे हमारी रियलिटी की पूरी समझ बदल जाएगी? अगर मन करे तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। मुझे ऐसे गहरे सवालों पर अलग अलग दृष्टिकोण पढ़ना हमेशा पसंद आता है। लेकिन अगले भाग में हम उस सरल से प्रयोग को देखेंगे जिसने पहली बार वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर किया कि शायद हमारी पूरी दुनिया किसी बड़ी डायमेंशन के अंदर फंसी हुई है, और अगर ऐसा है तो ग्रेविटी शायद गायब नहीं हो रही, वो लीक हो रही है। क्या होगा अगर ग्रेविटी कमजोर नहीं, बल्कि उसका अधिकांश हिस्सा हमारी रियलिटी से बाहर बह रहा हो? हम एक ऐसे सवाल पर रुके थे जो पहली बार सुनने में लगभग असंभव लगता है। अगर ग्रेविटी वास्तव में कमजोर नहीं है, तो उसकी बाकी ताकत कहाँ जाती है? क्या वो कहीं गायब हो रही है, या क्या वो कभी हमारे यूनिवर्स में थी ही नहीं? यही सवाल 1990 के दशक में कुछ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स को परेशान कर रहा था। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले अपनी रियलिटी छोड़नी होगी। कल्पना करो, एक ऐसी दुनिया जिसमें केवल 2 डायमेंशंस है, लंबाई और चौड़ाई। ऊंचाई मौजूद ही नहीं। उस दुनिया के लोग फ्लैट हैं। उन्हें न ऊपर का पता है, न नीचे का। उनके लिए पूरा ब्रह्मांड एक सपाट सतह है। अब कल्पना करो, तुम 3 डायमेंशंस वाले इंसान उनकी दुनिया के ऊपर खड़े हो। तुम्हें उनकी पूरी दुनिया दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें उन्हें तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं पता। अगर तुम अपनी उंगली उनकी दुनिया में डालो, तो उन्हें क्या दिखाई देगा? एक गोल बिंदु, धीरे धीरे बड़ा होता हुआ, फिर छोटा, और अचानक गायब। उनके लिए ये जादू होगा। तुम जानते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम सिर्फ एक हायर डायमेंशन में मौजूद हो, और यहीं से मॉडर्न फिजिक्स एक अजीब सवाल पूछती है। क्या होगा अगर हम भी वैसे ही फ्लैटलैंडर्स हो? क्या होगा अगर हमारी पूरी रियलिटी किसी और बड़ी रियलिटी की सिर्फ एक परत हो? रुको, इसका मतलब ये नहीं कि हम 2D है। इसका मतलब ये है कि हमारी 3 स्पेशल डायमेंशंस शायद पूरी रियलिटी नहीं है। हो सकता है एक चौथी या 5वीं स्पेशल डायमेंशन भी हो, जिसे हम महसूस ही नहीं कर सकते। अब तुम पूछोगे, अगर वो मौजूद है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? यही सबसे बड़ा रहस्य है। कल्पना करो, एक मछली जो पूरी जिंदगी समुद्र के अंदर रही हो। क्या उसे पानी दिखाई देता है? नहीं, क्योंकि वो उसी के अंदर रहती है। ठीक वैसे ही, अगर कोई हायर डायमेंशन हमारी रियलिटी का हिस्सा हो, तो जरूरी नहीं
कि हम उसे सीधे देख सकें, लेकिन हम उसके प्रभाव देख सकते हैं। और यही ग्रेविटी फिर से कहानी में लौटती है। फिजिक्स की 4 फंडामेंटल फोर्सेस में सिर्फ ग्रेविटी ही ऐसी है जिसे क्वांटाइज करना आज भी बेहद कठिन है। स्ट्रांग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन तीनों को क्वांटम फील्ड थ्योरी बहुत अच्छी तरह समझाती है। लेकिन ग्रेविटी, जैसे वो बाकी तीनों से अलग नियमों पर चल रही हो। और यही बात कुछ फिजिसिस्ट्स को परेशान करती रही। क्या ग्रेविटी असल में हमारी यूनिवर्स की फोर्स है भी, या वो कहीं और से आ रही है? यही सोच धीरे धीरे हायर डायमेंशनल मॉडल्स तक पहुंची, लेकिन अभी तक कोई मजबूत गणित नहीं था। फिर 1999 में दो वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मॉडल प्रकाशित किया जिसने पूरी थ्योरेटिकल फिजिक्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लीसा रैंडल और रमान संद्रुम। उन्होंने कहा, क्या होगा अगर हमारा पूरा यूनिवर्स एक विशाल मेम्ब्रेन पर मौजूद हो। मेम्ब्रेन यानी ब्रेन, और उस ब्रेन के बाहर एक और विशाल स्पेस हो जिसे उन्होंने कहा द बल्क। रुको, यहाँ नामों से मत उलझो, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करो, एक विशाल महासागर है। उसके ऊपर एक पतली बर्फ की परत तैर रही है। उस बर्फ पर पूरा जीवन मौजूद है। पेड़, पहाड़, शहर, लोग, उनके लिए वही पूरी रियलिटी है। लेकिन वे ये नहीं जानते कि उनके नीचे एक विशाल महासागर मौजूद है। रैंडल सनड्रम मॉडल कहता है, शायद हमारी यूनिवर्स भी कुछ ऐसी ही है। हम एक ब्रेन पर रहते हैं और उसके बाहर एक हायर डिमेंशनल बल्क मौजूद है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर बल्क मौजूद है तो बाकी फोर्सेस वहां क्यों नहीं जाती? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों नहीं निकल जाती? स्ट्रॉन्ग फोर्स क्यों नहीं? वीक फोर्स क्यों नहीं? यही इस मॉडल का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। इसके अनुसार बाकी तीनों फोर्सेस हमारी ब्रेन पर बंधी हुई हैं। वे यहीं तक सीमित हैं। लेकिन ग्रेविटी, ग्रेविटी बल्क में भी फैल सकती है। रुको, इसका मतलब समझो। अगर ग्रेविटी हमारी ब्रेन छोड़कर हायर डायमेंशन में फैल रही है, तो हम तक उसकी पूरी ताकत पहुंचेगी नहीं, हमें केवल उसका छोटा सा हिस्सा महसूस होगा। और यही हायरार्की प्रॉब्लम का संभावित उत्तर बन जाता है। ग्रेविटी कमजोर नहीं है, हम उसका पूरा हिस्सा महसूस ही नहीं कर रहे। बाकी हायर डायमेंशन में फैल चुका है। अब वापस चलते हैं उस रेफ्रिजरेटर मैग्नेट के पास। याद है, एक छोटा मैग्नेट पूरी पृथ्वी की ग्रेविटी को चुनौती दे देता है। अगर रैंडल सिंड्रोम सही है, तो इसकी वजह ग्रेविटी का कमजोर होना नहीं, बल्कि उसका हमारी रियलिटी से बाहर फैल जाना हो सकता है। यानी जिस ग्रेविटी को हम महसूस करते हैं, वो पूरी ग्रेविटी नहीं, सिर्फ उसकी बची हुई शैडो है। कल्पना करो, एक शक्तिशाली टॉर्च जल रही है। उसकी रोशनी एक दीवार पर पड़ती है, लेकिन दीवार से दूर जाते जाते शैडो हल्की होती जाती है। क्या टॉर्च कमजोर हो गई? नहीं, बस तुम्हें उसका पूरा प्रकाश नहीं मिल रहा। कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं ग्रेविटी के साथ भी शायद यही हो रहा है। लेकिन अगर ये सच है, तो क्या हम कभी उस हायर डायमेंशन को देख पाएंगे? क्या ग्रेविटी कोई संदेश भेजती है जो वहां से होकर आता हो? यही सवाल आज भी पार्टिकल फिजिक्स के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स में खोजा जा रहा है। लार्ज हैड्रॉन कलाइडर के कुछ प्रयोग एक्स्ट्रा डिमेंशंस के अप्रत्यक्ष संकेत खोजने की कोशिश करते हैं। अब तक ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन इन मॉडलों को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया गया। यानी हायर डिमेंशंस अभी भी थियोरेटिकल फिजिक्स की सबसे गंभीर संभावनाओं में से एक है। लेकिन कहानी अभी और भी अजीब होने वाली है, क्योंकि अगर ग्रेविटी हायर डिमेंशन से आ रही है, तो शायद स्पेस भी वहीं से आ रहा हो। और अगर स्पेस फंडामेंटल नहीं है, तो क्या रियलिटी भी फंडामेंटल नहीं? यहीं हम पहुंचते हैं एक ऐसे विचार तक जो आइंस्टाइन से भी आगे जाता है, द होलोग्राफिक प्रिंसिपल। एक ऐसा सिद्धांत जो कहता है शायद पूरा यूनिवर्स असल में एक प्रोजेक्शन है। वैसे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, अगर ग्रेविटी वास्तव में किसी हायर डायमेंशन में फैल रही हो, तो आपको क्या ज्यादा हैरान करेगा, कि हम एक ब्रेन पर रह रहे हैं, या ये कि हमारी रियलिटी पूरी रियलिटी ही नहीं है? अगर मन करे तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मुझे ऐसे विचारों पर अलग-अलग नजरिए पढ़ना हमेशा अच्छा लगता है। लेकिन अगले भाग में हम उस सिद्धांत को समझेंगे जिसने कुछ वैज्ञानिकों को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि स्पेस, टाइम और ग्रेविटी शायद असली चीजें नहीं हैं,
वे सिर्फ एक कॉस्मिक होलोग्राम की प्रोजेक्शन हो सकती हैं। क्या होगा अगर हमारा पूरा यूनिवर्स किसी पांचवी डिमेंशन की दीवार पर पड़ती हुई सिर्फ एक शैडो हो? अगर मैं अभी तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या ज्यादा वास्तविक है, एक फिल्म जो स्क्रीन पर चल रही है, या वो डिजिटल जानकारी जो उस फिल्म को बना रही है? हम स्क्रीन देखते हैं, किरदार देखते हैं, रंग देखते हैं, भावनाएं महसूस करते हैं, लेकिन असल में स्क्रीन पर मौजूद हर चीज सिर्फ जानकारी, इंफॉर्मेशन का परिणाम होती है। अब सबसे असंभव सवाल, क्या होगा अगर हमारा पूरा यूनिवर्स भी कुछ ऐसा ही हो? क्या होगा अगर स्पेस, टाइम और ग्रेविटी असल में वास्तविक चीजें नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन से उभरने वाले प्रभाव हों? अगर ये सच है, तो हम जिस रियलिटी को छूते हैं, वो शायद किसी और गहरी रियलिटी की प्रोजेक्शन है। और ये विचार किसी साइंस फिक्शन फिल्म से नहीं आया। इसकी शुरुआत हुई ब्लैक होल्स से। हाँ, ग्रेविटी के सबसे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट से। 970 का दशक, स्टीवन हॉकिंग्स और जेकब बेकेनस्टाइन एक ऐसे सवाल पर काम कर रहे थे जिसने पूरी फिजिक्स को हिला दिया। अगर कोई किताब एक ब्लैक होल में गिर जाए, तो उसकी जानकारी का क्या होगा? क्या इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी? लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है इंफॉर्मेशन नष्ट नहीं हो सकती। जनरल रिलेटिविटी कुछ और कह रही थी। क्वांटम मैकेनिक्स कुछ और, यानी फिजिक्स की दो सबसे सफल थियरीज पहली बार एक दूसरे से टकरा गई थीं। यही जेकब बेकेनस्टाइन ने एक अजीब प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, शायद ब्लैक होल के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन उसके वॉल्यूम में नहीं, बल्कि उसकी सरफेस पर स्टोर होती है। रुको, सोचो, अगर तुम्हारे पास एक पूरी लाइब्रेरी हो, लेकिन उसकी सारी जानकारी किताबों के अंदर नहीं, सिर्फ उनके कवर पर लिखी हो। असंभव लगता है, लेकिन ब्लैक होल की मैथमेटिक्स कुछ ऐसा ही कह रही थी। फिर स्टीफन हॉकिंग्स की गणनाओं ने इस विचार को और मजबूत किया। ब्लैक होल का एंट्रोपी उसके वॉल्यूम पर नहीं, उसके सरफेस एरिया पर निर्भर करता है। और यही फिजिक्स ने पहली बार एक बिल्कुल नया प्रश्न पूछा। अगर ब्लैक होल की सारी इंफॉर्मेशन उसकी सरफेस पर लिखी जा सकती है, तो क्या ऐसा पूरे यूनिवर्स के साथ भी हो सकता है? यही जन्म हुआ द होलोग्राफिक प्रिंसिपल। ये नाम सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये आधुनिक थियोरेटिकल फिजिक्स की सबसे गंभीर अवधारणाओं में से एक है। इसे सरल भाषा में समझते हैं। क्या तुमने कभी होलोग्राम देखा है? एक पतली सी शीट, लेकिन उसे सही एंगल से देखो तो तुम्हें 3 डायमेंशंस दिखाई देती हैं। रुको, असल में 3 डायमेंशंस होती नहीं। तुम्हारा दिमाग 2 डायमेंशंस की जानकारी से 3 डायमेंशंस बना रहा होता है। अब कल्पना करो अगर हमारा पूरा यूनिवर्स भी कुछ ऐसा ही हो, जो हमें 3 डायमेंशंस में दिखाई देता है, वो असल में किसी और बाउंड्री पर मौजूद इंफॉर्मेशन की प्रोजेक्शन हो। अगर ये सच है, तो स्पेस मूलभूत नहीं, टाइम मूलभूत नहीं, ग्रेविटी भी मूलभूत नहीं, वे इंफॉर्मेशन से उभरते हैं। यही हमारी कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अगर ग्रेविटी इंफॉर्मेशन से बनती है, तो वो फंडामेंटल फोर्स नहीं, वो इमर्जेंट फिनोमेनॉन है। ठीक वैसे जैसे टेम्परेचर। रुको, टेम्परेचर कोई फंडामेंटल चीज नहीं, वो करोड़ों मॉलिक्यूल्स की सामूहिक गति का परिणाम है। एक अकेले मॉलिक्यूल का टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन अरबों मॉलिक्यूल्स मिलकर टेम्परेचर पैदा करते हैं। कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं शायद ग्रेविटी भी कुछ ऐसी ही है। स्पेस टाइम के अनगिनत माइक्रोस्कोपिक क्वांटम स्टेट्स मिलकर ग्रेविटी पैदा करते हैं। यानी ग्रेविटी असल में एक इफेक्ट है, कॉज नहीं। अब 2020 के बाद इस विचार ने एक नई दिशा पकड़ ली। क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी, क्वांटम एरर करेक्शन, इमर्जेंट जियोमेट्री। ये नाम सुनने में कठिन लगते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य सिर्फ एक है, क्या इंफॉर्मेशन स्पेस बना सकती है? अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, 2025 और 2026 में कुछ शोध समूहों ने क्वांटम सिस्टम्स का उपयोग करके ऐसे मॉडल्स बनाए जहां जियोमेट्री इंफॉर्मेशन पैटर्न से उभरती हुई दिखाई देती है। ध्यान देना, ये हमारे यूनिवर्स का प्रमाण नहीं, लेकिन ये दिखाता है कि मैथमेटिक्स में ऐसी संभावनाएं संभव है। यानी स्पेस इंफॉर्मेशन से इमर्जेंट हो सकती है, और अगर स्पेस इमर्जेंट है, तो ग्रेविटी भी हो सकती है। अब कल्पना करो, एक विशाल कंप्यूटर, केवल इंफॉर्मेशन मौजूद है, कोई ग्रह नहीं,
कोई तारा नहीं, कोई स्पेस नहीं। लेकिन जब इंफॉर्मेशन एक विशेष तरीके से जुड़ती है, तो स्पेस उभर आता है। फिर टाइम, फिर ग्रेविटी, फिर गैलेक्सीज, फिर तुम। यह विचार आज भी हाइपोथेसिस है, लेकिन यह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े फिजिसिस्ट्स इसी दिशा में काम कर रहे हैं। और यही हमारी शुरुआत का सवाल फिर लौटता है। अगर ग्रेविटी फंडामेंटल नहीं है, तो क्या वो हायर डिमेंशन की शैडो हो सकती है? रैंडल सन्ड्रम मॉडल कुछ ऐसा ही कहता है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल कुछ और दिशा से उसी निष्कर्ष की ओर इशारा करता है। दोनों अलग रास्ते हैं, लेकिन दोनों एक ही सवाल पूछते हैं। क्या रियलिटी वैसी है जैसी दिखाई देती है, या हम केवल उसकी प्रोजेक्शन देख रहे हैं? और अगर प्रोजेक्शन है, तो असल रियलिटी कहाँ है? यही हम अगले अध्याय में पहुंचते हैं। क्योंकि अगर हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन किस चीज़ की है? क्या हम वास्तव में एक हायर डायमेंशनल ब्रेन पर रह रहे हैं? और क्या ग्रेविटी उस ब्रेन की सिर्फ शैडो है? वैसे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। अगर कल वैज्ञानिक ये साबित कर दे कि स्पेस और ग्रेविटी असल में इंफॉर्मेशन से उभरते हैं, तो क्या आपको लगेगा कि रियलिटी हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा अजीब है? अगर मन करे तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। मुझे ऐसे विचारों पर लोगों की अलग अलग सोच पढ़ना हमेशा अच्छा लगता है। हम ब्रेन वर्ल्ड थ्योरी को समझेंगे और देखेंगे कि क्यों कुछ फिजिसिस्ट मानते हैं हमारा पूरा यूनिवर्स एक विशाल हायर डिमेंशनल ओशन में तैरती हुई सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, और ग्रेविटी उस महासागर से हमारी दुनिया तक पहुंचने वाली सिर्फ एक शैडो। क्या होगा अगर पूरा स्पेस टाइम किसी अदृश्य डिमेंशन की सरफेस पर लिखी हुई इंफॉर्मेशन की सिर्फ एक प्रोजेक्शन हो? अगर इस पूरी कहानी में एक ऐसा विचार है जो पहली बार सुनने पर सबसे ज्यादा असंभव लगता है, तो शायद कोई नहीं, वह यही है। क्या होगा अगर हमारा पूरा यूनिवर्स अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि एक विशाल हायर डायमेंशनल ओशन में तैरती हुई सिर्फ एक मेम्ब्रेन हो? रुको, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा यूनिवर्स नकली है। इसका मतलब ये है कि हम जिस रियलिटी को पूरा ब्रह्मांड समझते हैं, वह शायद किसी और भी बड़ी रियलिटी का एक छोटा सा हिस्सा हो। याद करो, पिछले भाग में हमने रैंडल सन्ड्रम मॉडल की बात की थी। हमारी दुनिया एक ब्रेन, और उसके बाहर एक हायर डायमेंशनल स्पेस जिसे बल्क कहा जाता है। लेकिन अब एक और सवाल पूछते हैं। अगर वास्तव में हम एक ब्रेन पर रहते हैं, तो क्या हम बल्क को महसूस कर सकते हैं? पहली नज़र में उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स हमारी ब्रेन पर ही सीमित है। यानी हमारे सारे उपकरण, हमारी सारी इंद्रियां और हमारी पूरी टेक्नोलॉजी उसी ब्रेन के अंदर काम करती है। लेकिन ग्रेविटी, ग्रेविटी अलग है। अगर रैंडल सन्ड्रम मॉडल सही है, तो ग्रेविटी बल्क में भी फैल सकती है। अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। कल्पना करो, रात का समय है, एक बड़ा स्ट्रीट लैंप जल रहा है, उसके नीचे तुम खड़े हो, तुम्हारी शैडो जमीन पर बनती है। अब धीरे धीरे तुम लैंप से दूर जाते हो। क्या शैडो खत्म हो जाती है? नहीं, बस हल्की होती जाती है, धुंधली होती जाती है। अब इस उदाहरण में लैंप क्या है? हायर डायमेंशन। शैडो क्या है? ग्रेविटी। और जमीन हमारा यूनिवर्स। कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं शायद ग्रेविटी हायर डिमेंशनल रियलिटी की सिर्फ शैडो है, और जैसे जैसे उसका प्रभाव बल्क में फैलता है, हमारी ब्रेन तक उसका केवल एक छोटा हिस्सा पहुंचता है। यही कारण हो सकता है कि ग्रेविटी बाकी फोर्सेस की तुलना में इतनी कमजोर दिखाई देती है। लेकिन अगर ऐसा है, तो क्या ग्रेविटी वास्तव में हमारी रियलिटी की नहीं, बल्कि बल्क की प्रॉपर्टी है? यही इस मॉडल का सबसे क्रांतिकारी विचार है। अब कल्पना करो, एक विशाल झील है, उसकी सतह पर एक पतली बर्फ की परत तैर रही है। उस बर्फ पर पूरा जीवन मौजूद है। अगर कोई सिर्फ बर्फ पर ही रह सकता हो, तो उसे नीचे का पानी कभी दिखाई नहीं देगा।
लेकिन अगर कोई पत्थर झील में गिरता है तो उसकी लहरें बर्फ तक पहुंचेंगी। बर्फ पर रहने वाले जीव सिर्फ कंपन महसूस करेंगे, उन्हें पानी का पता नहीं होगा। वे कहेंगे कोई अदृश्य फोर्स है, लेकिन असल कारण हायर मीडियम है। कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं ग्रेविटी शायद कुछ ऐसी ही है, हम सिर्फ प्रभाव महसूस करते हैं, सोर्स नहीं। और यहीं हमारी रियलिटी फिर बदलने लगती है, क्योंकि अगर ग्रेविटी हायर डिमेंशन से आती है तो स्पेस टाइम शायद सिर्फ इंटरफेस है, असल रियलिटी नहीं। अब इस विचार का एक और दिलचस्प परिणाम है, डार्क एनर्जी। ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा कि डार्क एनर्जी हायर डिमेंशन से आती है, ऐसा कोई स्थापित प्रमाण नहीं है। लेकिन कुछ थियोरेटिकल मॉडल्स ये जांचते हैं कि क्या एक्स्ट्रा डिमेंशंस कॉस्मिक एक्सपेंशन पर प्रभाव डाल सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो डार्क एनर्जी जैसी कुछ घटनाओं की नई व्याख्याएं संभव हो सकती हैं। अभी ये सक्रिय शोध का विषय है, निर्णायक निष्कर्ष नहीं। यही अंतर बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मिस्ट्री बता रहे हैं, फैक्ट नहीं गढ़ रहे। अब कल्पना करो, एक चींटी कागज पर चल रही है। उसे लगता है उसकी दुनिया सिर्फ 2 डायमेंशंस की है, लेकिन तुम जानते हो वो पूरी रियलिटी नहीं देख रही। अब एक और कदम आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर हमारी स्थिति भी ठीक वैसी ही हो? हम 3 डिमेंशंस में अपनी पूरी सभ्यता बना चुके हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स, स्पेस टेलीस्कोप्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, ब्लैक होल की तस्वीरें, ग्रेविटेशनल वेव्स। लेकिन क्या ये सब केवल रियलिटी की सरफेस है? क्या हमारी सबसे बड़ी खोजें भी सिर्फ शैडो को समझ रही हैं, सोर्स को नहीं? और अगर ऐसा है, तो थियरी ऑफ एवरीथिंग असल में 4 फोर्सेस को जोड़ने की थियरी नहीं होगी, बल्कि शैडो और सोर्स दोनों को जोड़ने वाली थियरी होगी। यही कारण है कि कुछ फिजिसिस्ट्स एक्स्ट्रा डायमेंशंस को केवल गणितीय जिज्ञासा नहीं मानते, वे उन्हें रियलिटी की संभावित नींव मानते हैं। लेकिन अब तक हमारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक्स्ट्रा डायमेंशंस के अप्रत्यक्ष संकेत खोज रहा है। ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटोरीज नई फिजिक्स की तलाश में है। कॉस्मोलॉजिस्ट्स यूनिवर्स के बड़े पैमाने के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। हर जगह एक ही सवाल, क्या रियलिटी हमारी कल्पना से बड़ी है? अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो। कल्पना करो कि इस समय तुम्हारे चारों ओर एक 5वीं स्पेशल डायमेंशन मौजूद है। तुम उसमें से लगातार गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क उसे महसूस ही नहीं कर सकता। जैसे एक रेडियो विजिबल लाइट नहीं देख सकता, या तुम रेडियो वेव्स नहीं देख सकते। क्या हायर डायमेंशंस हमारे चारों ओर पहले से मौजूद हो सकती हैं? कोई नहीं जानता, लेकिन अगर कभी उनका प्रमाण मिला तो ये कोपरनिकस, आइंस्टाइन और हबल तीनों की खोजों जितना बड़ा वैज्ञानिक परिवर्तन होगा, क्योंकि उस दिन हम पहली बार समझेंगे कि हमारा यूनिवर्स पूरी रियलिटी नहीं था, वो सिर्फ उसकी एक परत था। वैसे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, अगर कल ये साबित हो जाए कि हमारा यूनिवर्स एक हायर डिमेंशनल ब्रेन पर मौजूद है, तो आपको सबसे ज्यादा हैरानी किस बात पर होगी, कि ग्रेविटी कहीं और से आती है, या ये कि हमारी पूरी रियलिटी असल रियलिटी की सिर्फ एक शैडो है? अगर मन करे तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मुझे ऐसे गहरे सवालों पर लोगों की सोच पढ़ना हमेशा पसंद आता है। लेकिन अगले भाग में हम देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में क्वांटम इंफॉर्मेशन, क्वांटम एरर करेक्शन और इमर्जेंट जियोमेट्री पर हुए शोध क्यों कुछ फिजिसिस्ट को यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि शायद ग्रेविटी वास्तव में एक फंडामेंटल फोर्स नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन का परिणाम है। और अगर ऐसा है, तो फिजिक्स की सबसे बड़ी क्रांति शायद अभी शुरू ही हुई है। क्या होगा अगर ग्रेविटी कभी अस्तित्व में थी ही नहीं, और वो केवल इंफॉर्मेशन की दुनिया से उभरने वाला एक प्रभाव हो? अब तक हमने ग्रेविटी को एक फोर्स की तरह नहीं, बल्कि एक मिस्ट्री की तरह देखा। पहले हमने पूछा, ग्रेविटी बाकी 3 फंडामेंटल फोर्सेस से इतनी कमजोर क्यों है? फिर हमने हायर डायमेंशंस की संभावना देखी, फिर ब्रेन वर्ल्ड, फिर होलोग्राफिक प्रिंसिपल, और अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां फिजिक्स सबसे खतरनाक सवाल पूछती है। क्या होगा अगर ग्रेविटी कभी फंडामेंटल थी ही नहीं? यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। अगर ग्रेविटी फंडामेंटल नहीं है,
तो आइंस्टाइन गलत थे? नहीं, आइंस्टाइन शायद उसी तरह सही थे जैसे न्यूटन सही थे। न्यूटन ने ग्रेविटी का व्यवहार बताया, आइंस्टाइन ने बताया वो व्यवहार क्यों होता है। लेकिन क्या हो अगर आइंस्टाइन का स्पेस टाइम भी किसी और गहरी रियलिटी का परिणाम हो? ठीक वैसे ही जैसे टेम्परेचर एटम्स का परिणाम है। टेम्परेचर कोई अलग फोर्स नहीं, वो करोड़ों एटम्स की कलेक्टिव मोशन का परिणाम है। एक अकेले एटम का टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन अरबों एटम्स मिलकर टेम्परेचर पैदा करते हैं। अब कल्पना करो स्पेस टाइम भी कुछ ऐसा ही हो। एक अकेले क्वांटम स्टेट में स्पेस मौजूद नहीं, टाइम भी नहीं। लेकिन जब अनगिनत क्वांटम स्टेट्स एक विशेष पैटर्न में जुड़ते हैं तो स्पेस उभरता है, टाइम उभरता है और ग्रेविटी भी। यही विचार इमर्जेंट ग्रेविटी कहलाता है। ध्यान देना, ये अभी स्थापित विज्ञान नहीं है, ये थियोरेटिकल फिजिक्स का एक सक्रिय शोध क्षेत्र है। यह इतना गंभीर है कि दुनिया के कई प्रमुख शोध संस्थान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अब एक और सवाल, अगर रियलिटी इंफॉर्मेशन से बनती है तो इंफॉर्मेशन को जोड़ता कौन है? यही क्वांटम इंटेंगलमेंट कहानी में प्रवेश करता है। क्वांटम फिजिक्स की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक। कल्पना करो, दो क्वांटम पार्टिकल्स हैं, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर उन्हें लाखों किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है, फिर भी उनके बीच एक गहरा संबंध बना रहता है। आइंस्टाइन ने इसे कभी स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, क्योंकि यह हमारी सामान्य समझ से मेल नहीं खाता। लेकिन अब कुछ फिजिसिस्ट्स एक और साहसी विचार रखते हैं। क्या हो अगर एंटेंगलमेंट सिर्फ पार्टिकल्स को नहीं जोड़ता, बल्कि स्पेस को भी बनाता है? रुको, इसका मतलब स्पेस बैकग्राउंड नहीं है, स्पेस कनेक्शंस का परिणाम है। जितने ज्यादा क्वांटम कनेक्शंस उतना मजबूत स्पेस, जितने कम कनेक्शंस उतना अलगाव, यानी डिस्टेंस असल दूरी नहीं। ये विचार पहली बार सुनने में लगभग असंभव लगता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में क्वांटम इंफॉर्मेशन थियरी ने इसी दिशा में दिलचस्प गणितीय परिणाम दिए हैं। 2025 और 2026 में कई शोध समूहों ने क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम्स पर ऐसे मॉडल बनाए जहां जियोमेट्री क्वांटम इंफॉर्मेशन से उभरती हुई दिखाई दी। ध्यान रखना, इसका मतलब उन्होंने हमारा यूनिवर्स बना लिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने छोटे क्वांटम मॉडल्स में ये दिखाया कि कुछ परिस्थितियों में जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन से उत्पन्न हो सकती है। यानी यह विचार सैद्धांतिक रूप से संभव है, और यही बात फिजिसिस्ट्स को उत्साहित करती है। अब कल्पना करो, भविष्य में क्वांटम कंप्यूटर्स आज से लाखों गुना शक्तिशाली हो जाए। क्या वे स्पेस टाइम बनने की प्रक्रिया सिम्युलेट कर पाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो हम पहली बार यह देख सकते हैं कि ग्रेविटी कैसे जन्म लेती है। अब कहानी थियरी ऑफ एवरीथिंग तक पहुंचती है। फिजिक्स का सबसे बड़ा सपना रहा है चारों फंडामेंटल फोर्सेस को एक ही फ्रेमवर्क में समझना: स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटी। लेकिन अगर ग्रेविटी फंडामेंटल फोर्स ही नहीं तो शायद हम गलत समस्या हल कर रहे हैं। शायद हमें ग्रेविटी को बाकी तीन फोर्सेस के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं। शायद हमें उस गहरे नियम को ढूंढना है जिससे चारों फोर्सेस और स्पेस टाइम सभी उभरते हैं। यही थियरी ऑफ एवरीथिंग का एक नया रूप हो सकता है। अब एक पल के लिए कल्पना करो एक अत्यंत उन्नत सभ्यता की, इतनी उन्नत कि वह एटम्स नहीं बल्कि रियलिटी की इंफॉर्मेशन को बदल सकती है। वो ग्रेविटी को बंद नहीं करेगी, क्योंकि ग्रेविटी कोई स्विच नहीं है। वो इंफॉर्मेशन का पैटर्न बदल देगी और ग्रेविटी अपने आप बदल जाएगी। ऐसी सभ्यता के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी, वार्प ड्राइव और शायद वर्म होल्स फिजिक्स की किताबों से निकलकर इंजीनियरिंग की समस्या बन सकते हैं। ध्यान देना, ये विज्ञान नहीं, कल्पनात्मक संभावना है। लेकिन अगर इमर्जेंट ग्रेविटी जैसी अवधारणाएं
कभी सही साबित होती है, तो भविष्य की टेक्नोलॉजी आज की हमारी कल्पना से कहीं आगे हो सकती है। और यही इस विचार को इतना रोमांचक बनाता है, क्योंकि ये केवल ग्रेविटी की कहानी नहीं, ये रियलिटी की आर्किटेक्चर की कहानी है। हमने हमेशा यूनिवर्स को ऑब्जेक्ट्स की तरह देखा, स्टार्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स। लेकिन क्या हो अगर असल रियलिटी ऑब्जेक्ट्स नहीं, पैटर्न्स हो, इंफॉर्मेशन हो, कनेक्शंस हो, और हमारा पूरा यूनिवर्स उन्हीं कनेक्शन से बना हुआ एक उभरता हुआ अनुभव हो? अगर ऐसा है, तो हमने अभी तक रियलिटी की सरफेस ही देखी है, उसका सोर्स नहीं। और यहीं हम अंतिम अध्याय में पहुंचते हैं, क्योंकि अगर ग्रेविटी एक इल्यूजन है, तो इसका मतलब हमारे अस्तित्व के लिए क्या है? क्या हमारी इंद्रियां हमें केवल शैडो दिखाने के लिए विकसित हुई है? क्या हम कभी सोर्स तक पहुंच पाएंगे, या हम हमेशा प्रोजेक्शन को ही रियलिटी समझते रहेंगे? वैसे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। अगर भविष्य में ये साबित हो जाए कि स्पेस, टाइम और ग्रेविटी तीनों इंफॉर्मेशन से उभरते हैं, तो क्या आपको लगेगा कि फिजिक्स का सबसे बड़ा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है? अगर मन करे तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आप लोगों के विचार पढ़ना मुझे हमेशा नई सोच देता है। लेकिन अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी यात्रा को जोड़ेंगे और समझेंगे कि अगर ग्रेविटी वास्तव में एक कॉस्मिक इल्यूजन निकली, तो मानव इतिहास और रियलिटी की हमारी समझ हमेशा के लिए कैसे बदल जाएगी? क्या होगा अगर इंसानों की सबसे बड़ी खोज ग्रेविटी नहीं, बल्कि वह रियलिटी हो जिससे ग्रेविटी जन्म लेती है? अगर इस पूरी यात्रा के बाद मैं तुमसे केवल एक सवाल पूछूं, क्या ग्रेविटी वास्तव में मौजूद है? कुछ घंटे पहले शायद तुम्हारा जवाब होता, बिल्कुल। आखिर हम हर दिन उसे महसूस करते हैं। हम चलते हैं, कूदते हैं, गिरते हैं, ग्रहों को घूमते देखते हैं। ग्रेविटी हमें रियलिटी जितनी वास्तविक लगती है। लेकिन इस पूरी यात्रा में हमने एक ऐसी संभावना देखी जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। क्या होगा अगर ग्रेविटी असल में रियलिटी की नींव नहीं, बल्कि उसका परिणाम हो? अगर वो किसी हायर डायमेंशन की शैडो हो, या इंफॉर्मेशन से उभरने वाला एक प्रभाव, तो हमारी पूरी फिजिक्स एक नए अध्याय की शुरुआत पर खड़ी है। याद करो, हमने शुरुआत कहाँ से की थी? एक छोटे से रेफ्रिजरेटर मैग्नेट से। वही मैग्नेट जो पूरी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता है। उस छोटे से प्रयोग ने एक ऐसा सवाल पैदा किया जिसका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। ग्रेविटी इतनी कमजोर क्यों है? हम हायर डायमेंशंस तक पहुंचे। हमने देखा कि रैंडल सिंड्रोम मॉडल के अनुसार ग्रेविटी शायद हमारी ब्रेन तक सीमित नहीं, वह बल्क में भी फैल सकती है। और यही कारण हो सकता है कि हमें उसकी पूरी ताकत महसूस नहीं होती। फिर हम होलोग्राफिक प्रिंसिपल तक पहुंचे, जहां स्पेस, टाइम और शायद ग्रेविटी भी इंफॉर्मेशन से उभरने वाले प्रभाव हो सकते हैं। फिर इमर्जेंट ग्रेविटी, जहां स्पेस टाइम खुद एक फंडामेंटल वस्तु नहीं, बल्कि थोड़ा है, क्वांटम इंफॉर्मेशन का परिणाम हो सकता है। ध्यान देना, इनमें से कोई भी विचार आज सिद्ध तथ्य नहीं है, और यही बात उन्हें और भी दिलचस्प बनाती है। क्योंकि विज्ञान उत्तरों से नहीं, प्रश्नों से आगे बढ़ता है। एक समय था जब न्यूटन ने ग्रेविटी को एक फोर्स माना, उन्होंने उसका गणित दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। फिर आइंस्टाइन आए, उन्होंने कहा ग्रेविटी फोर्स नहीं, स्पेस टाइम का कर्वेचर है, और पूरी दुनिया बदल गई। लेकिन अब कुछ फिजिसिस्ट्स एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं, क्या कर्वेचर भी फंडामेंटल नहीं? क्या स्पेस टाइम खुद इमर्जेंट है? अगर इतिहास हमें कुछ सिखाता है, तो वो यही है। हर बार जब हमें लगता है कि हमने रियलिटी को समझ लिया है, रियलिटी अपने पीछे एक और परत दिखा देती है। पृथ्वी यूनिवर्स का केंद्र नहीं थी, मिल्की वे पूरा यूनिवर्स नहीं थी, विजिबल मैटर पूरा ब्रह्मांड नहीं निकला, और शायद ग्रेविटी भी पूरी कहानी नहीं है।
अब एक पल के लिए कल्पना करो, साल 2007। मान लो अगले 75 वर्षों में फिजिक्स एक निर्णायक खोज कर लेती है। हमें हायर डिमेंशंस का प्रमाण मिल जाता है। या हम ये सिद्ध कर देते हैं कि स्पेस टाइम क्वांटम इंफॉर्मेशन से बनता है। उस दिन क्या बदलेगा? सिर्फ फिजिक्स? नहीं, टेक्नोलॉजी भी। अगर ग्रेविटी फंडामेंटल नहीं है, तो शायद हम उसे नियंत्रित कर सकेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी को नियंत्रित करना सीखा। कल्पना करो, एक स्पेसक्राफ्ट जिसे विशाल रॉकेट की जरूरत नहीं, वो स्पेस को धक्का नहीं देता, बल्कि स्पेस टाइम के पैटर्न को बदल देता है। कल्पना करो, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ऐसे स्पेस स्टेशंस जहां घूमने की जरूरत नहीं। ग्रेविटी सीधे बनाई जाती है। कल्पना करो इंटरस्टेलर यात्रा, जिसमें डिस्टेंस प्रॉब्लम ही न रहे। आज ये बातें साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं, लेकिन याद रखो, 1900 में मोबाइल फोन भी साइंस फिक्शन लगता था। ब्लैक होल की तस्वीर असंभव, ग्रेविटेशनल वेव्स सिर्फ गणित, लेकिन आज ये सब वास्तविक है। इसलिए किसी विचार का आज अजीब लगना ये साबित नहीं करता कि वो हमेशा अजीब रहेगा। लेकिन इतना ही महत्वपूर्ण दूसरा पक्ष भी है, हर आकर्षक थ्योरी सही नहीं होती। इसीलिए एक अच्छा वैज्ञानिक कभी ये नहीं कहता, मैं विश्वास करता हूँ। वो कहता है, मैं एविडेंस का इंतजार कर रहा हूँ। यही विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है, और शायद सबसे विनम्र भी, क्योंकि जितना अधिक हम सीखते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। अब इस वीडियो की शुरुआत याद करो। हमने पूछा था, क्या ग्रेविटी वास्तव में एक इल्यूजन हो सकती है? इसका ईमानदार उत्तर आज 2026 में ये है, हमें नहीं पता। लेकिन हमारे पास इतने संकेत हैं कि ये प्रश्न पूछना अब बिल्कुल उचित है। और शायद अगली महान वैज्ञानिक क्रांति इसी प्रश्न से शुरू हो, क्योंकि हो सकता है ग्रेविटी असल कहानी न हो, वो सिर्फ किसी और गहरे नियम की पहली झलक हो। और अगर ऐसा है, तो हमारा पूरा यूनिवर्स एक किताब नहीं, बल्कि उस किताब का सिर्फ पहला अध्याय है। बाकी अभी लिखा जाना बाकी है, और शायद इसीलिए हम आज भी आसमान की ओर देखते हैं, क्योंकि हर नई खोज हमें सिर्फ यूनिवर्स के बारे में नहीं बताती, वो हमें हमारे बारे में भी कुछ नया सिखाती है। शायद हम रियलिटी को देखने वाले पहले जीव नहीं हैं, लेकिन हम शायद पहले जीव हैं जो ये पूछ रहे हैं, क्या रियलिटी वास्तव में वैसी है जैसी दिखाई देती है? और हो सकता है यही प्रश्न मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो दिल से आपका धन्यवाद। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। अगर भविष्य में केवल एक सिद्धांत सही साबित हो, तो आपको क्या लगता है, कौन सा होगा? हायर डिमेंशंस, ब्रेन वर्ल्ड, होलोग्राफिक यूनिवर्स, इमर्जेंट ग्रेविटी, या कोई ऐसा सिद्धांत जिसकी हमने अभी कल्पना भी नहीं की? अगर मन करे तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं हमेशा आपके विचार पढ़ता हूँ, क्योंकि कई बार सबसे अच्छे सवाल वहीं से मिलते हैं। और शायद जब आप ये वीडियो बंद करेंगे, ग्रेविटी अब भी आपको पृथ्वी पर रोके रखेगी। लेकिन अब हर बार जब कोई चीज़ नीचे गिरेगी, शायद आपके मन में एक नया सवाल ज़रूर उठेगा। क्या ये सचमुच ग्रेविटी है, या किसी ऐसी रियलिटी की शैडो? जिसे हम अभी तक देख ही नहीं पाए?